Hello, welcome back students. So here we were discussing about in previous video about that urination process, micturition मैंने आपको बताया और साथ में हमने डिस्कस किया था काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम एक वर्ड यूज़ कर रहे थे ऑस्मोलैरिटी। तो वो ऑस्मोलैरिटी क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए किडनी का फंक्शन, दो फंक्शन होते हैं वैसे, एक फंक्शन 3 करता है, लेकिन हम मेजरली अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें एक फंक्शन तो हमने देखा जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और दूसरा जो सिस्टम है वो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस फॉलो करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है समझिए जरा। ऑस्मो रेगुलेशन, before we discuss this you have to know about that osmolarity. As we were discussing about it, so देखिए ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब होता है। सीधे आप ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ solute present in 1 liter of solution is known as osmolarity। या फिर हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सिंपल सी बात यह है कि जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन, उसके लिए हम ऑस्मोलैरिटी वर्ड यूज़ करते हैं। और ह्यूमन बींग्स आर ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर से मतलब क्या है, ये जो ऑस्मोलैरिटी है यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है, दे मेंटेन ह्यूमन बींग्स और दैट अदर वर्टेब्रेट्स दीज ऑर्गेनिज्म। ऑस्मोलैरिटर रेगुलेटर्स क्या होते हैं, they maintain their osmolarity in respective of that external fluid। देखिए जब भी हम बात करते हैं कंसंट्रेशन, डाइल्यूट वगैरह के बारे में, तो दो लिक्विड्स में हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये बता रहा है ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच मेंटेन देयर ऑस्मोलैरिटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक्सटर्नल फ्लूइड। मतलब एक्सटर्नल फ्लूइड के हिसाब से अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को वो चेंज कर लेते हैं। ये चेंज का मतलब मेंटेन करते हैं, सॉरी चेंज नहीं करते हैं, मेंटेन करते हैं। चेंज तो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। कॉन्फॉर्मर्स जो अपनी ऑस्मोलैरिटी चेंज कर लेते हैं उनको ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, दे मेंटेन देयर ऑस्मोलैरिटी। और एक्सटर्नल की बजाय हम इररिस्पेक्टिव फ्लूइड कर लेते।
ठीक है, यानी अपनी बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर लेते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर्स, ये ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन की जाती है, चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। एज यू सी इन सम टाइम, या आप कह सकते हैं कुछ पर्सन ऐसे होते हैं विच ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उनमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो बॉडी में किस तरह से बॉडी से बाहर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज़ किया जाता है, वो कैसे कंट्रोल होता है, वो ऑस्मोलैरिटी कंट्रोल हम देखेंगे मेंटेन कैसे करेगी। और एक कंडीशन हम उसमें देखेंगे कि जब एक पर्सन है जो कम अमाउंट में वाटर ड्रिंक करता है, या फिर मान लीजिए किसी कारण की वजह से उसकी बॉडी में पानी की कमी है, तो उसको वो कैसे मेंटेन करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। सो हम पहले डिस्कस करेंगे जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जा रही है उसके बारे में। व्हेन एक्सेस of water is taken in, ठीक है, जब ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो लेते हैं तो किस तरह से हमारे जो ये नेफ्रॉन्स हैं फंक्शन करते हैं और बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज आउट करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, जब पानी एक पर्सन ज़्यादा पिएगा तो उसको बाहर बॉडी से रिलीज़ करना भी ज़रूरी है, और ये कैसे फंक्शन करता है हम इसको एक फ्लो चार्ट के पैटर्न में समझते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। एस दो कंडीशंस इसमें, मतलब दो तरीके से ये काम होता है, दो वेज हैं। पहला जो है बाय इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। देखिए, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो नॉर्मल कंडीशन में हमने बात की थी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो हमने बात किया था 10 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं इसको। टेन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कि ग्लोमेरुलस, सॉरी प्रेशर ना, प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से हमने इसको डिस्कस किया था। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 मिलीमीटर, और मैंने ये भी बताया था कि कुछ बुक्स में ज़्यादा भी लिखा हुआ है, 25 भी लिखा हुआ है, वो क्यों है अब आपको समझ में आएगा। एज प्रेशर इंक्रीज करके ये जो GFR है, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करके वाटर रिलीज आउट किया जाता है। कैसे, देखिए, एज वाटर इज मोर, पानी जब ज़्यादा है, एक्सेस है, तो एज यू नो दैट वाटर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, तो ये वाटर जो है ब्लड का पार्ट बन जाता है, एंड you can say that blood volume increases, blood volume increases, और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, आप सभी को पता है एफरेंट एट्रियोल से ब्लड किस में जाएगा, वुमन कैप्सूल में जाएगा। सो मोर ब्लड एंटर्स इनटू enter into that glomerulus capsule,
यानी जो रेनल फ्लूइड मैंने आपको बताया था वो मोर ब्लड उस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में एंटर करेगा, और जब ये ज़्यादा एंटर करेगा तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर जो नॉर्मली 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है वो लगभग 25-30, वो डिपेंड करता है हाउ मच दैट वाटर इज टेकन इन, तो उसकी वजह से वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर जब बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी, है ना, यानी ज़्यादा अमाउंट में वो वाटर जो है एक्सक्रीट आउट होगा, फिल्टर होगा, और जब फिल्टर ज़्यादा होगा तो जो फिल्ट्रेट बना फिल्ट्रेट इज मोर, ज़्यादा मात्रा में फिल्ट्रेट वो रिलीज आउट हुआ, यानी पानी ज़्यादा आप कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा था वो किस में आ गया, फिल्ट्रेट में आ गया, और ये फिर रिलीज आउट कर दिया जाता है। सो दिस सॉल्यूशन इज बिकम हाइपोटोनिक यूरिन इज रिलीजेस आउट। हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। देखिए कैसे समझिए इस चीज़ को, एज दैट पर्सन टेकिंग इन मोर वाटर सो दैट वाटर बिकम्स द पार्ट ऑफ ब्लड, वो वाटर जो है ब्लड का पार्ट बन जाता है, और एज एफरेंट एट्रियोल से वो ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, सो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड एज इट इज़ देयर एंटर्स इनटू इट, और जब ज़्यादा अमाउंट में एंटर कर रहा है तो वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर उस समय इंक्रीज हो जाता है, और वो प्रेशर फिर ज़्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करता है, जिससे GFR इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ जो फिल्ट्रेशन बन रहा है इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो उसमें रिलीज़ कर दिया जाता है, और इस तरह से वो जो यूरिन इससे बनेगा वो हाइपोटोनिक होगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस है हाइपोटोनिक यूरिन हमने देखा, इसमें आप ये भी कह सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाता है। कैसे होता है अभी देखिए, यहाँ हाइपोटोनिक यूरिन रिलीज हुआ, अब दूसरी जो प्रोसेस है इसमें जब ज़्यादा अमाउंट में पानी लिया जाता है तो वो है डिक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया बेटा, ये DCT, ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है DCT में वाटर बाहर रिलीज होता है। हमने अभी जैसे ये मान लीजिए मोमन कैप्सूल, फिर ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये जो DCT है मैंने आपको भी पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ वाटर जो है वो रिलीज आउट होता है, मतलब रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर जो है DCT रीजन में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस प्रोसेस को डिक्रीज कर दिया जाता है। कैसे देखिए, डिक्रीजिंग reabsorption of water, as water is in excess then it increases volume of blood. As volume of blood increases, then it stimulate ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को लेस, ये ज़्यादा अमाउंट में जो बॉडी फ्लूइड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करेगा फॉर द सेक्रेशन of ADH, antidiuretic हार्मोन। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बॉडी फ्लूइड जब वाटर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा
तो वाटर बाउंड ज़्यादा होगा तो ये बॉडी फ्लूइड यानी सॉरी ब्लड वो अमाउंट में ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो ज़्यादा ब्लड है, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज करेंगी सेक्रेशन फॉर द रिलीज ऑफ ADH। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH मैं लिख रहा हूँ, ये हाइपोथैलेमस जो है वहाँ पर प्रिपेयर होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और इसको ये स्टोर होता है फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब में, पिट्यूटरी में, फिर वहाँ से ये रिलीज होता है। तो डायरेक्टली मतलब आप कह सकते हैं इसकी फॉर्मेशन पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होती है, ये हाइपोथैलेमस में फॉर्म होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करता है। सो देयर ADH। अब ये ADH जो है इसका अमाउंट जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक सेकेंड रिलीज ऑफ ADH डिक्रीजेस, वो थोड़ा सा प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये एंटी डायबिटिक हार्मोन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो कि ADH रिलीज करती है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है, ADH के अमाउंट को डिक्रीज कर देता, इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज कर देता। और जब ये डिक्रीज होगा तो जहाँ DCT और कलेक्टिंग डक्ट, इन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। जो ये ADH है, आप सिंपली मतलब ये निकाल लीजिए इससे कि इसकी प्रेजेंस ये वाटर को वापस से रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। जो ट्यूब्यूल है, हेनलेज लूप है, कलेक्टिंग डक्ट है, स्पेशली DCT और कलेक्टिंग डक्ट में जो वाटर का एब्जॉर्ब होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है ये ADH। लेकिन अगर ये रिलीज नहीं हो रही है या कम अमाउंट में हो रही है तब क्या होता है, ये जो DCT और कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर यूरिन के साथ रिलीज आउट हो जाएगा। सो द यूरिन विच इज फॉर्म्ड इट अगेन हाइपोटोनिक। फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ADH मैंने डिक्रीज नहीं लिखा था तो हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई हो। वाटर जब ज़्यादा होगा बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा, जो ब्लड कहलाता है वो इंक्रीज होगा उसका वॉल्यूम, और ब्लड का जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को ADH हार्मोन्स के डिक्रीज के लिए, यानी ADH जो है वो डिक्रीज होंगे और उस वजह से फिर ये इसके डिक्रीज होने से जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जब डिक्रीज होगी तो सिंपली वाटर जो है यूरिन के साथ रिलीज आउट हो जाएगा और वो यूरिन फिर से हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक से कहने का मतलब जो ज़्यादा पानी आप ले रहे हैं बॉडी में वो बॉडी के साथ में रिलीज आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, ये तो दो प्रोसेस हैं जिसमें हमने ये देखा कि जब वाटर ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है। अब अगर वाटर जो है बॉडी में कम है, when amount of water is lesser। अब ये देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं।
एज पानी की कमी आपके शरीर में, आप पानी कम पीते हैं उस वजह से भी हो सकती है, या फिर बॉडी में से अगर ब्लड भी रिलीज़ होता है किसी वजह से, तो इंजरी होती है, ब्लड रिलीज़ होता है, तो ब्लड में वाटर प्रेजेंट है तब भी पानी की कमी आ जाती है। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है उसमें पानी की कमी आ जाती है। तो ऐसे किसी भी कमी की वजह से वाटर जो है वो कम हो सकता है हमारी बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में। तो उसको फिर किस तरह से हमारी बॉडी में कंजर्व किया जाए। भाई देखिए, यूरिन के साथ अगर ज़्यादा मात्रा में पानी रिलीज़ होगा तो जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है, मतलब कहने का ये है कि पानी ऑलरेडी शरीर में कम है, अगर यूरिनेशन से और ज़्यादा वो पानी रिलीज़ होगा तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो उस कंडीशन में ये हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो रिलीज़ किया जाता है। हाइपो मैंने समझा दिया, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर। अब देखिए इसकी जो प्रोसेसेस हैं वो समझते हैं। फर्स्ट प्रोसेस, पहली जो प्रोसेस है वो है बाय डिक्रीजिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। देखिए सिंपल अगर हम बात करें, वाटर अगर लेस होगा, ठीक है, वाटर डिक्रीजेस, अगर पानी कम है या वाटर लेस वाटर, सीधा सीधा लिख लेते हैं, प्रेजेंट है, सो दैट ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस। और ये जो प्रोसेस है ये देखिए मायोजेनिक प्रोसेस होती है। मायोजेनिक प्रोसेस, इसमें आप सभी को पता है, मैंने आपको जब हार्ट की स्ट्रक्चर समझाई थी तो उसमें बताया था कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो मायोजेनिक फंक्शन करती हैं एज दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर ऑन मसल्स। तो मायोजेनिक कौन होता है? दैट एफरेंट आर्टरियोल वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल मायोजेनिक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आ रही है ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, तो वहाँ अगर वो ब्रॉड है, ब्लड ज़्यादा आएगा, वो क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब ब्लड अमाउंट इज दैट रीचिंग टू द ग्लोमेरुलस कैप्सूल रिड्यूसेस, सो दैट और देखिए जब एफरेंट आर्टेरियोल ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ ब्लड रीचेस टू ग्लोमेरुलस, और जब ये कम होगा तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये और ये रेट कम हो जाएगी तो जो फिल्ट्रेट बनेगा वो फिल्ट्रेट कैसे नेचर में होगा? हाइपरटोनिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बचाने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह से जो यूरिन बनेगा वो हाइपरटोनिक होगा। तो इसमें कैसे प्रोसेस फॉलो हुई? पानी
का अमाउंट अगर बॉडी में कम है तो जो ब्लड है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी कम होगा। सो अलॉन्ग विद दैट जब ऐसा होता है, जब ऐसा होगा तो आप कह सकते हैं ये स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल्स और लेस अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में पहुंचेगा और इस तरह से जीएफपी रिड्यूस होगी, जीएफपी रिड्यूस होगी तो जीएफआर रिड्यूस होगा और फिल्ट्रेट जो बनेगा वो हाइपरटोनिक नेचर का बनेगा। तो इस तरह से बाय डिक्रीजिंग जीएफआर। इसके अलावा दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ पर हेल्प करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। वाटर जो है वापस से बॉडी में आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उन ट्यूब्यूल्स में से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में विद द हेल्प ऑफ दैट। तो हमने अभी देखा कि जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर था तो उसका अमाउंट डिक्रीज़ हो गया। अमाउंट डिक्रीज़ होने का मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हुई और पानी यूरिन के साथ ज़्यादा रिलीज़ हो गया। लेकिन बॉडी में पानी कम है तो उनका अमाउंट क्या होगा? एडीएच का इंक्रीज़ होता है और वो एडीएच का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा? पानी आसानी से एब्जॉर्ब किया जाएगा और बॉडी में जो वाटर लॉस है उसको बचाया जा सकता है। देखिए ब्लड वॉल्यूम, सीधे हम ब्लड वॉल्यूम की बात करते हैं। लेसर ड्यू टू दैट लेस अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड to secrete more amount of ADH और जब ज़्यादा अमाउंट में ADH इंक्रीज होगा देन इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन of water in DCT and collecting duct। वाटर जो है वो ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाएगा इसकी प्रेजेंस की वजह से। सो जो यूरिन बनेगा वो कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ADH जो है वो DCT और कलेक्टिंग डक्ट, DCT यहाँ पे क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर के अमाउंट को वो आप कह सकते हैं वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से बॉडी में वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो प्रोसेस है ये पानी को वाटर से लॉस होने से बचा रही है। अब बात करते हैं अगली प्रोसेस के बारे में। देखिए ऐसे हमारी बॉडी में पानी की जो कमी चल रही है उसको उसकी वजह से पानी का लॉस जो है बॉडी से ज़्यादा ना हो उसके लिए ये फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ ये प्रोसेस
RAAS। देखिए यहाँ पर जो RAAS है मतलब ये है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सेक्रेशन सिस्टम। एंजियोटेंसिनोजन ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। सो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। और देखिए ये जो सिस्टम फंक्शन करता है इसका काम भी क्या है, हाइपोटोनिक यूरिन रिलीज करना। हाइपोटोनिक यूरिन सिंपली सी बात है, जो वाटर का अमाउंट है वो कम से कम बॉडी से बाहर रिलीज हो, तो उसके लिए ये फंक्शन काम करता है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो रेनिन है, ठीक है, एक जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स जो हैं वो इस रेनिन को रिलीज करती हैं। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं और ये किस तरह से, ये एक्चुअली में जक्स्टाग्लोमेरुलस अपार्टस का पार्ट है। जक्स्टाग्लोमेरुलस अपार्टस, देखिए मैं एक बार आपको पहले वो समझा दूँ, उसके बाद हम वापस इस पॉइंट पे आएंगे। पहले वो अपार्टस में आपको थोड़ा सा शो कर दूँ। देखिए यहाँ पर juxtaglomerulus apparatus, when we take section of that nephrons, जब नेफ्रॉन्स का हम सेक्शन लेते हैं देन ये आपको ग्लोमेरुलस ट्यूब जो है ये कैप्सूल वो अपोजिट ऐसे उल्टा दिखाया गया है। तो उसमें क्या होता है, एज वी आर ड्राइंग दैट नेफ्रॉन, तो हम क्या करते हैं PCT DCT कलेक्टिंग डक्ट्स, वी आर ड्राइंग इट अ लिटिल बिट फार अवे, बट एज these structures are very small, then they come, DCT comes very closer to the Bowman capsule। Bowman capsule के वो जस्ट ऊपर आ जाती है, ठीक है जी। जो आप DCT देखते हैं, यहाँ पर मैं जैसे इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मान लीजिए ये जो बोमन कैप्सूल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जब आप इसका सेक्शन लेते हैं ना, सेक्शन लेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट। अब आप DCT देखिए कहाँ पे आ रही है, DCT इट इज़ कमिंग ओवर द दैट कैप्सूल, जो कैप्सूल है ग्लोमेरुलस कैप्सूल उसके ऊपर आ जाती है, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर आप देखेंगे ये नो डाउट एज यू नो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, और ये इफेरेंट आर्टीरियोल है, ये एफेरेंट आर्टीरियोल है। और यहाँ पर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ द सेक्शन ऑफ DCT, ठीक है। DCT का ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है ट्यूब्यूल्स। सो ये इफेरेंट और ये एफेरेंट। तो यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस अपार्टस आप देख रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपार्टस, इसमें आप ये जो DCT आपको दिखाई दे रही है, इस DCT में ये यहाँ पर आपको सेल्स जो प्रेजेंट हैं
ये सेल्स तो होती हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूल्स ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर भी आपको ये सेल्स प्रेजेंट दिखाई दे रही है। तो ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअल में होती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं जो एफेरेंट आर्टीरियोल और इफेरेंट आर्टीरियोल दोनों में होती हैं, लेकिन एफेरेंट में वो ज़्यादा होती हैं। सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ रेनिन। रेनिन के रिस्पॉन्सिबल को रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम नो डाउट इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। ये DCT जो कि मैक्यूला डेंसा सेल्स, साथ में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफेरेंट आर्टीरियोल, ये मिलकर के बनाते हैं ग्लोमेरुलस अपार्टस, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपार्टस। अब आपको इसमें, हमें तो ये ग्लोमेरुलर सेल्स चाहिए थी, अब देखिए इसमें हम डिस्कस करते हैं, वापस से उस पॉइंट पे आते हैं। क्या होता है कि व्हेन बॉडी फ्लूइड और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस, सीधे हम लिखते हैं ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट इट स्टिमुलेट। देखिए इसमें ब्लड वॉल्यूम जब रिड्यूस होगा, तो ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो सिंपल सी बात है वाटर रिड्यूस हो रहा है, और वाटर रिड्यूस हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम है। और जब ऐसा होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो वो क्या करेगा, ये ग्लोमेरुलस जक्स्टा लिखना जरूरी है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और जब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स स्टिमुलेट होंगी, देन दे रिलीज रेनिन। और रेनिन क्या करेगा, रेनिन हार्मोन, यहाँ पर आपको जो ये एंजियोटेंसिनोजन दिखाई दे रहा है, टेंसिनोजन कहने का मतलब वो इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है। तो इसको एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करने का काम इसका है, यानी कि ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, ये रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी एंजियोटेंसिनोजन नहीं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करता है, और इसके स्टिमुलेशन की वजह से ये सिक्रेट करती है एल्डोस्टेरोन, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करती है। एल्डोस्टेरोन जब सिक्रेट होगा, इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक है, यानी आयन जो है उनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा।
देखिए आप अगर ये ट्यूब्यूल देखें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब ये एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करेगा, आयंस जो है उनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। यानी आयन जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, सॉरी, आयन जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा रिलीज होंगे, तो जो ये सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, आयन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। अब आयन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो यहाँ पर है, पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो वो बन जाएगा हाइपरटोनिक। ठीक है, अब हाइपरटोनिक यहाँ जो बन गया, हाइपरटोनिक जब ये डीसीटी में पहुँचेगा देन दैट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। सो ये हाइपरटोनिक जो कंडीशन आएगी, यहाँ पर ज़्यादा वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में भी और डीसीटी में भी। तो ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सो दैट यूरिन विच इज़ फॉर्म्ड इज अगेन हाइपरटोनिक। यहाँ पर जो यूरिन बनेगा फिर से वो हाइपरटोनिक यूरिन आपने देखा इस तरह से बनता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें प्रोसेस जो हुई है, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस जो हुई है, इसमें आप देखेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, फिर वो रेनिन रिलीज कर रहे हैं, रेनिन से एंजियोटेंसिनोजन 1 बन रहा है, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड में, फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल को स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरॉन वो रिलीज करेगा, और एल्डोस्टेरॉन जो है वो आयंस के को इंक्रीज कर देगा। अब आयंस जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये, इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, जब ऐसा होगा देन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ये लिखना है, और उसके बाद में ये हाइपरटोनिक यूरिन इज रिलीजेस आउट। तो इस तरह से ये हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज होता है। अब इसमें हमने देखिए इसमें 3 प्रोसेसेस देख ली हैं, 3 प्रोसेसेस। 3 में एक तो जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको कम कर दिया जाए, दूसरी प्रोसेस हमने देखी कि जो ADH हार्मोन है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और तीसरा हमने ये रेनिन का इफ़ेक्ट देखा, स्पेशली रेनिन, और उसके बाद अगली हम बात करते हैं, और एक्चुअल में ये हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड सिस्टम फंक्शन करता है, जो हमारी बॉडी में हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो रिलीज आउट करने में हेल्प करता है। और ये जो आपने भी देखा RAAS, ठीक है, RAAS जो हमने देखा, रेनिन इसमें क्या कर रहा है उसके फंक्शन को समझ लीजिए। रेनिन वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, यानी पानी को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, उससे जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज होता है बाहर, कहने का मतलब पानी कम रिलीज हो रहा है। इसका बिल्कुल अपोजिट जो है ये फंक्शन काम करता है, ये फंक्शन काम करता है, कहने का मतलब ये पानी के अमाउंट को बॉडी से ज़्यादा मात्रा में रिलीज करने के लिए फंक्शन करता है। और जैसा कि मैंने बताया ये हार्ट से रिलेटेड सिस्टम है, तो चलिए हम 4th जो सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। और 4th सिस्टम वो कहलाता है ये ANF सिस्टम जो है
वो कहलाता है ANF। ANF के लिए आप सीधे बोलेंगे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। देखिए ANF एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर एक्चुअली इट इज फंक्शन is opposite to RAAS। इसमें क्या होता है, when that body fluid और blood, ठीक है blood लिख लेते हैं, blood volume increases, so this increased blood volume it stimulate that the wall of atrium of हार्ट की जो एट्रियम वॉल है उसको ये स्टिमुलेट करता है, और दिस सेक्रेट ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये सेक्रेट करेगी, और दिस डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ रेनिन। रेनिन के सेक्रेशन को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। और जैसे कि मैंने बताया रेनिन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ना, रेनिन जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो ये क्या करेगा, ये सेक्रेट हो गया, मतलब दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ, वैसे यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन ना लिख करके, देखिए रेनिन जो हमने अभी डिस्कस किया वो आयंस प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया, एक बार हल्का सा उसको बता दूँ मैं आपको। रेनिन यहाँ पर है, तो ये तो देखिए एंजियोटेंसिनोजन वगैरह बन रहे हैं, फिर एल्डोस्टेरोन बन रहा है, फिर ये सोडियम आयंस को इंक्रीज़ करने, जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होती है, उस वजह से एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना, तो इसमें बिल्कुल आप ऐसे बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रिड्यूसेस, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर बॉडी से रिलीज करना है, और ऐसा होगा तो फिर वो जो यूरिन बनेगा वो हाइपोटोनिक यूरिन होगा। ओके, so in this manner that urine is released out. So we have discussed here about the processes that osmolarity, how it is maintained. अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे that disorders related to this excretory system. Okay, or the accessory organs also which help in the excretion of other substances. Thank you.